अजनबी जानता था कि राजू उससे सवाल पूछेगा। यह अजनबी और कोई नहीं, भेष बदले हुए रघु ही था। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो अजनबी राजा को 50 मोहरे देता था वो राजू का मित्र रघु था। रघु ने कहा, आप मुझसे ऐसी गुप्त बात बताने के लिए क्यों कह रहे हैं जिसे मेरे और राजा के सिवाय कोई नहीं जानता। यह सुनकर राजू की घबराहट चौगुनी हो गई। उसने घुटने टेक कर रघु के कदमों में 100 मोहरे रखी और गिड़गिड़ा कर कहा, शाम को मैं आपको इतनी मोहरे और दूंगा, कृपया मुझे यह रहस्य बता दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। अजनबी व्यक्ति से राजू ने पूछा कि आप राजा के कान में आकर ऐसी बात क्या कहते हैं। यह सुनकर कि उसने कहा कि रघु ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि राजा से हुई गुप्त बात को मैं आपको क्यों बताऊं। यह सुनकर राजू की घबराहट और चौगुनी हो गई और बढ़ गई कि अरे ये ऐसी क्या बात कह रहा है। उसने घुटने टेक कर रघु के कदमों में 100 मोहरे रखी और गिड़गिड़ाने लगा कि बता दो कि ऐसी कौन सी बात है, शाम को मैं तुम्हें इतनी और मोहरे दूंगा, लेकिन मुझे यह रहस्य बता दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। पहले तो रघु ने बड़ी आनाकानी की। आनाकानी करना मतलब बार बार मना किया, टाल दिया। फिर थोड़ी देर और खुशामद करवाने के बाद बोला, मामला बड़ा गंभीर है, कई लोगों ने तुम्हारे खिलाफ राजा से शिकायत की है, महाराज ने उसकी जांच करने के लिए मुझसे कहा है। राजू ने बड़ी अधीरता से पूछा, महोदय आपने राजा से इस बारे में क्या कहा। अब राजू तो घबरा गया। उसने पूछा कि मेरे खिलाफ अगर किसी ने शिकायत की तो आपने राजा से क्या कहा। मैंने कहा कि मैं अभी जांच कर रहा हूँ, रघु ने जवाब दिया। रघु ने कहा कि मैं अभी जांच कर रहा हूँ। राजू ने गिड़गिड़ा कर कहा, महाप्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपको 1000 सोने की मोहरें दूंगा। राजू अब गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा। कहा कि आप मुझ पर दया कीजिए और मैं आपको 1000 सोने की मोहरें और दूंगा। रघु ने मुंह बनाकर कहा, देखेंगे देखेंगे इस मामले में क्या हो सकता है। अगले दिन रघु फिर राजा के दरबार में पहुंचा और उसी प्रकार उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तड़के तक तो उत्तरी हवा बड़ी तेज चल रही थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बदल जाएगी। इस तरह फुसफुसाते हुए उसने पहले की तरह कई बार राजू की ओर देखा। अजनबी की अटपटी बातें सुनकर राजा मुस्कुराया। अटपटी मतलब ये क्या बोल रहा है कि तड़के तो उत्तरी हवा बड़ी तेज चल रही थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बदल जाएगी। मतलब इसका तो राजा से कोई संबंध नहीं था, राज परिवार से कोई मतलब नहीं था। लेकिन राजा को इससे क्या मतलब, राजा को तो 50 सोने की मोहरें मिल रही हैं। इन बेमतलब की बातों को सुनने के बदले में राजा को 50 मोहरें मिलती थी, इसलिए वह खुश था। अब तो राजू की वही दिशा थी जैसे जाल में फंसी मछली की होती है। जैसे जाल में फंसी हुई मछली तड़पती है, वैसे ही राजू की हालत बुरी थी कि ये प्रतिदिन मेरे लिए आकर के राजा से कान में क्या फुसफुसाता है। रघु से मिलने पर उसे पता चला कि फिलहाल राजा इस बात से संतुष्ट हैं कि इसके प्रधानमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया है। राजू ने रघु को धन्यवाद दिया और 1000 सोने की मोहरें दी। रघु ने इधर राजू से क्या कह दिया कि राजा तुम्हारी बात से संतुष्ट हैं, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अब राजू ने रघु को धन्यवाद दिया और उसके बदले उसे 1000 सोने की मोहरें भी दी। अगले दिन रघु राजा के कान में मोहरें और बूंदाबांदी की बात फुसफुसाने लगा। इस बार वह सेनापति की ओर घूरता जाता था। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। अगले दिन रघु राजा के कान में कोहरे और बूंदाबांदी की बात फुसफुसाने लगा। उसने बताया कि बहुत कोहरा है, बूंदाबांदी हो रही है। इस बार वह सेनापति की ओर घूरता जाता था। सेनापति ने भी वही किया जो प्रधानमंत्री ने किया था। इस तरह रघु को 1000 सोने की मोहरें और मिल गईं। अब इस बार जब रघु राजा के कान में फुसफुसा रहा था तो उसने सेनापति को घूरते हुए देखा। अब तो सेनापति ने उसे 1000 सोने की मोहरें दी। अब तो उसने एक के बाद एक सभी मंत्रियों, खजांची और अंत में मुख्य न्यायाधीश को भी इसी प्रकार घबराहट में डाल दिया। अब रघु यही काम करने लगा। वो राजा के कान में कुछ फुसफुसाता और एक के बाद एक कभी मंत्री को घूरता, कभी खजांची को घूरता और अंत में उसने न्यायाधीश को घूर करके देखा और सभी लोग घबरा गए कि आखिर ये अजनबी व्यक्ति मेरे बारे में राजा से कान में क्या फुसफुसा के चला जाता है, क्या धीरे से बोल के चला जाता है।
हर रोज राजा को दी जाने वाली 50 मोहरे के बदले में अब रघु को 10,000 से भी ज्यादा मोहरे इकट्ठी मिलने लगी, क्योंकि अब सब लोग उसको मोहरे देने लगा जिसकी जिसकी वो बात करता था। एक दिन राजा का आम दरबार लगा था। उसमें दरबारी, अधिकारी और प्रजा सभी मौजूद थे। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा के दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। पूरे दरबार में उसी अजनबी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, इतने दिनों से मैं आपके कान में उल जलूल कहता रहा, लेकिन आज मैं आपको यह थैली भेंट करने आया हूँ। उस दिन उसने कहा, सबके सामने कहा कि महाराज, मैं इतने दिनों से आपके कान में उल्टी सीधी बातें कह के, बिना काम की फालतू बातें कह के चला जाता था, लेकिन मैं आज आपको यह थैली भेंट करने आया हूँ। इसमें ऐसा उल जुलूल कुछ नहीं है, बल्कि काम की चीज है। एक थैली लेकर के आया, उसमें बोला कि इसमें आलतू फालतू कुछ नहीं है, इसमें बहुत काम की चीज है। यह कहकर उसने एक रेशम की थैली राजा के सामने रख दी। 10,000 सोने की मोहरों की खनखनाहट राजा के कानों को मधुर संगीत जैसी लगी, क्योंकि उस थैली में क्या था? 10,000 सोने की मोहर थी। वह मुस्कुराया, लेकिन अजनबी की यह हरकत उसे बड़ी विचित्र लगी कि अभी तो ये हमसे लेता था 50 मोहरे रोज, और आज ये मुझे वापस करने आया है। क्या है ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? अपनी बात समझा कर कहो। तब राजा ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, अपनी बात तो कहो। जो कुछ हुआ था रघु ने सब साफ साफ कह सुनाया। फिर मोहरों की तरफ इशारा करके बोला, यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके चारों ओर बेईमान ही बेईमान है। अगर प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ईमानदार होते, अगर सेनापति ने सच्चाई से कर्तव्य पालन किया होता, अगर खजांची और मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट न होते, तो मेरे उनकी ओर ताकने भर से इतने घबरा क्यों जाते? तब उसने भरी सभा में कहा कि आपके दरबार में आपका प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री, सेनापति, खजांची, न्यायाधीश सभी भ्रष्ट है। क्योंकि जब मैं आपके कान में कुछ कहता था और इनको घूर करके जाता था तो ये घबरा जाते थे। अगर ये अपने कर्तव्य का सच्चाई से पालन किए होते तो मेरे घूरने भर से, मेरे ताकने से इतने घबराते ना। उसकी बात सुनते ही राजा समझ गया कि उसके अधिकारी लोग अपने अपने पदों के लायक नहीं हैं। वे सब भ्रष्टाचारी हैं। उनके मन में खोट है और अपने अपराधों के डर से वे हर समय घबराए हुए रहते हैं। राजू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी, बेईमानी और झूठ के सहारे अपनी जो पद प्रतिष्ठा बना रखी थी वह बालू के घरौंदे की तरह ढह गई। जो मंत्री, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री ने जो अपनी पद प्रतिष्ठा थी, जो बहुत सम्मानित माने जाते थे, धोखाधड़ी के बल पर, बेईमानी के बल पर जिन्होंने अपनी शान बनाई थी, वह शान उनकी एक बालू के घरौंदे की तरह बिखर गई। राजा ने रघु को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु ने कुछ ही दिनों में दूसरे खाली पदों पर मेहनती और ईमानदार आदमी नियुक्त कर दिए। अब राजकाज बड़े ही सुंदर ढंग से और सुचारू रूप से चलने लगा। राजा ने अपना प्रधानमंत्री रघु को बना लिया, रघु की सच्चाई और ईमानदारी को देख करके, और रघु ने कुछ ही दिनों में दूसरे खाली पदों पर मेहनती और ईमानदार आदमी नियुक्त कर दिए और राजकाज बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलने लगा। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको दिया है प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए। पहला प्रश्न है, राजू और रघु का स्वभाव कैसा था। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, राजू रघु से क्यों चिढ़ता था। तीसरा प्रश्न है, राजू को किस बात पर घमंड था। चौथा प्रश्न है, सच्चाई जानने पर राजा ने क्या किया। पांचवा प्रश्न, राजू ने रघु के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया। ये प्रश्न उत्तर अभी मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, सब समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। ये वाक्य मैंने दिया हुआ है, कल अतुल कक्षा में उपस्थित था। इसमें उपस्थित शब्द रेखांकित है। आपको इस शब्द का विलोम लिखना है और वाक्य पुनः लिखना है। जैसे कल अतुल कक्षा में अनुपस्थित था, क्योंकि उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, सेठ को व्यवसाय में बहुत हानि हुई। हानि का विलोम शब्द लाभ, सेठ को व्यवसाय में बहुत लाभ हुआ। तीसरा है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक का विलोम शब्द लिखित, लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राहुल रोहित का अग्रज है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज, राहुल रोहित का अनुज है। कुछ लोग
आस्तिक होते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक, आप लिखेंगे कुछ लोग नास्तिक होते हैं। ग्रीकार समझ में आ गया बच्चों? धन्यवाद।